सीधा सरल सादा तरीका कि कुछ लोग बिल्डर के पास जाएं, बिल्डर आपके सोसाइटी में आके आपको प्रपोजल दे, आप उसका प्रपोजल मंजूर करें और बिल्डर को आप इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दे और वो बिल्डिंग तोड़ेगा, आपको किराया देगा और फिर बिल्डिंग बना के आपको वापस ले आएगा। ये सीधा सादा सरल तरीका है। ये सरल तरीका पिछले 15-20 साल मुंबई में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये हुआ है कि 5,800 प्रोजेक्ट्स आज ठप है। बिल्डर पहले तो आपको कुछ भी प्रॉमिस करता है, जैसे चुनाव से पहले पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं, वैसे बिल्डर भी प्रॉमिस करता है। और चुनाव के बाद में 5 साल पॉलिटिशियन आपको देखने के लिए भी नहीं मिलते। उसी तरह से ये बिल्डर एक बार आप उनके कागजों पे साइन करते हैं, उसके बाद में फिर वो कब बिल्डिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुंबई में ये 5,800 जो प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं, उसमें कुल मिला के 1,25,990 फैमिलीज रास्ते पे आ गए। पहले तो बिल्डर ने कुछ प्रॉमिस की, उस प्रॉमिस के तहत लोगों ने एग्रीमेंट किया, बिल्डिंग तो टूट गई, पहले किराया भी मिला, फिर किराया बंद हो गया और बंद होने के बाद में बिल्डर ने न काम शुरू किया न कुछ। कई जगह में हमने बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनको अरेस्ट भी कराया, लेकिन उससे आपका घर नहीं बनता। और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि बिल्डर के पास जाके कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट कचहरी करना तो छोटी मोटी बात नहीं, 5-10 लाख रुपए से कम में काम नहीं बनता। तो जो मुंबई में हमने पाया वो नई मुंबई में नहीं होना चाहिए। इसलिए नई मुंबई में मैं जहां जहां पे लोग बुलाते हैं वहां जाके लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मुंबई में 5,800 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जहां पे सोसाइटी ने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट भी किया, लेकिन बिल्डर ने काम 15-15, 20-20 साल लटका के रखा। क्योंकि लटकाने से बिल्डर को फायदा है, क्योंकि हर दिन जाता है तो बेचने की कीमतें बढ़ती जाती है। तो बिल्डर को जितना डिले होगा उतना बिल्डर का फायदा है, लेकिन लोगों का फायदा नहीं होता है। कुछ जगह में बिल्डरों ने घर बना के भी दिए हैं। मुंबई में आप मेरे साथ चलते हैं तो ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स आपको बताया जा सकता है। प्रोजेक्ट के 2 भाग हैं, एक तो जिसमें सेलेबल की अलग बिल्डिंग हो और रिहैब की अलग बिल्डिंग हो, और एक तो एक ही बिल्डिंग में सेलेबल और रिहैब डाले। जब एक ही बिल्डिंग में रिहैब और सेलेबल होता है तो मूल लोगों को नीचे के कुछ मंजिल दिए जाते हैं और जो ज्यादा दाम दे के फ्लैट खरीदते हैं उनको ऊपर की मंजिलें दी जाती हैं। ऊपर की मंजिल वाले का नीचे की मंजिल से कोई ताल्लुक नहीं रहता।
एंट्रेंस एग्जिट अलग, नीचे के मंजिल वालों की लिफ्ट अलग। जो लिफ्ट अगर ओरिजिनल लोगों को पहले 8 माले पे एकोमोडेट किया जाता है तो वो लिफ्ट 8 माले तक ही जाती है, और जो सिलेबल वालों की लिफ्ट है वो 8 माले से शुरू होके ऊपर तक चली जाती है। यानी वो अलग, जो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ देके फ्लैट खरीदते हैं वो अलग, और जो मफत में घर पाते हैं वो अलग। इनको बिल्डर लोग मफतिया कहते हैं। तो मफतिया लोगों को न कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ठीक से मिलती है, न उनके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाता है। तो जो इमारत के मालिक है, घर के मालिक है, वो अपने ही जगह के ऊपर बताओ सर्वेंट क्वार्टर रहने की उनपे नौबत आ जाती है। तो जो ये मुंबई में हमने पाया वो कम से कम नई मुंबई में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अभियान हमने चलाया, और नई मुंबई में अभी करीब करीब 240 सोसाइटियों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट, बिल्डर के पास ना जाने का प्रण लिया है और सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने का तय किया। अब सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या होता है? किरदार तो रीडेवलपमेंट, बिल्डर की रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिल्डर की रीडेवलपमेंट में बिल्डर सब कुछ कमा के ले जाता है, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो कमाई होती है वो सब मेंबर में समान हिसाब से बांटी जाती है। तो जो प्रॉफिट है वो एक आदमी लेके आपको लूट के ले जाएगा, उसकी जगह में वो प्रॉफिट सब में बांट दी जाएगी। इसको सेल्फ रीडेवलपमेंट। वैसे बिल्डर आर्किटेक्ट से प्लान बनवाता है, सेल्फ डेवलपमेंट में हम भी आर्किटेक्ट से ही प्लान बनवाते हैं। बिल्डर लाइजॉन के आदमी से प्लान अप्रूव करवाता है, हम भी लाइजॉन से ही अप्रूव करवाते हैं। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से इमारत का कंस्ट्रक्शन करता है, हम भी कॉन्ट्रैक्टर से ही इमारत बनवाते हैं। बिल्डर एक्स्ट्रा एरिया सेल करके उसके अंदर प्रॉफिट कमाता है, हम भी एक्स्ट्रा एरिया सेल करके उसके अंदर से पैसा लेते हैं। बिल्डर बाजार से कर्जा उठाता है, हम भी बैंक या वैसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठाते हैं। बिल्डर एक्स्ट्रा एरिया में से जो पैसा मिलता है उसमें कर्जा अपना पेमेंट करके जो बचा हुआ पैसा वो खुद ले जाता है। यहाँ पे कर्जे का पैसा भरने के बाद में जो भी बचता है वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये डिफरेंस डेवलपर की योजना और सेल्फ रीडेवलपमेंट की योजना। मुंबई में हम अभी 125 सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। 27 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। लोगों ने अपने नए घर बना के उसके अंदर वो रह रहे हैं, उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिला। तो उसमें से 2-3 का मैं जिक्र आपके पास करूंगा। चिंबूर में चित्रा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तिलक नगर स्टेशन के बाद। हर मेंबर के पास 380 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया थी। वो गए बिल्डर्स के पास और 24 बिल्डर ने बिड किया, टेंडर भरे। उसमें ज्यादा से ज्यादा 515 स्क्वायर फीट देने की पेशकश की। 380 की जगह में 515, करीब 30-35%।
और 2.5 लाख रुपए का कॉर्पस और किराया। वो टेंडर लेके मेरे पास आए, मैंने कहा कि आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाओगे तो इससे काफी बेहतर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मानी और सेल्फ रीडेवलपमेंट में गए। आज उनकी पुरानी बिल्डिंग टूट गई, वो किराए पे और जगह में रहने गए, वहां पे नई बिल्डिंग बनी, वो रहने के लिए आ गए हैं और पिछले 1.5 साल से वो नए घर में रह रहे हैं। अब जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हो या अखबार में जो आर्टिकल्स आए हैं जिसमें शेड कॉलोनी के चित्रा सोसाइटी के बारे में लिखा हो, वो मेरे इस सवाल का जवाब ना दे। जिनको इस सवाल का जवाब मालूम है वो कृपा करके जवाब ना दे, वरना तो पेपर फूट जाएगा। और जिनको मालूम नहीं है वो इसका जवाब देने की कोशिश करें। ओरिजिनल एरिया इज 380 square feet. Builder offered 515 square feet. They did not go to the builder. They did self redevelopment. कितना एरिया मिला होगा उनको? कोई जवाब दे मुझे। 700। अच्छा जवाब है। और कोई जवाब दे सकता है? 1250 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, जहां पे बिल्डर उनको सिर्फ 515 स्क्वायर फीट दे रहा था, वहां पे उनको 1250 स्क्वायर फीट आज मिला है। वो उस घर में रहते हैं और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो प्रॉफिट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और हर महीने हर मेंबर को 40,000 रुपया पेंशन मिलता है। ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये एक्चुअली हो चुकी है, लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। मुलुंड में पूर्वरंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मुलुंड ईस्ट में। हाईवे से आप जाएंगे तो मुलुंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग 35 माले की, उस पे नियॉन साइन लगा हुआ है पूर्वरंग, हाईवे से रात को भी दिखाई देता है। उनके पास 370 फुट थे, आज उनको 1150 स्क्वायर फीट मिला है और हर मेंबर को 40 लाख रुपया कॉर्पस मिला। वैसे बिल्डर के पास जाते तो 500 स्क्वायर फीट मिलता और 2 लाख रुपया मिलता। तो ये डिफरेंस है बिल्डर का और सेल्फ रीडेवलपमेंट। नई मुंबई में भी बिल्डर ऑफर करते हैं 30%, 35%, 40%। और सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम दुगना कम से कम लोगों को एरिया देते हैं, आज जितना है उसका दुगना देते हैं। ये सब जो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं इसके लिए मैं कोई फी नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं, कोई डायरेक्ट नहीं, कोई इनडायरेक्ट नहीं, कोई अबव द टेबल नहीं, कोई अंडर द टेबल नहीं। ये एक सेवा समझ के मैं करता हूं कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा समाज को देने का वक्त है। तो जहां पर भी लोगों को मेरे मदद की जरूरत है तो ये मैं मदद करता हूं। इसके पीछे कोई लालच नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को उनके हक की जो एरिया है वो मिले। मुंबई में बिल्डरों ने बहुत ठगा है लोगों को और लोग परेशान हैं, तो वो परेशानी कम से कम नई मुंबई में ना आए, इसलिए ये सुविधा है। अब जब हम मुंबई में इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या पीछे हो सकती है क्या? तो गवर्नमेंट ने
सोचा कि हम भी कुछ करें, तो गवर्नमेंट ने जीआर निकाला और उसमें काफी सुविधाएं सिर्फ स्वयं विकास को ही दिया, सेल्फ डेवलपमेंट को ही दिए। वो सुविधाएं मैं गिनाता हूं कुछ उनमें से। नंबर 1, वन विंडो सिस्टम, यानी अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो आप कमिश्नर को और सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर को कहेंगे कि हमने सेल्फ रीडेवलपमेंट में रेजोल्यूशन पास किया है, तो आपको वन विंडो सिस्टम एप्लीकेबल होगा। आपके सारे प्लान आप एक आईएएस ऑफिसर को देंगे और जितने भी टेबलों पे अप्रूवल लेना है वो उनका काम रहेगा। वो 6 महीने के अंदर आपको सारे अप्रूवल लेके देंगे। नंबर 2, जितना एफएसआई बिल्डर को मिलता है उससे 10% एडिशनल एफएसआई सेल्फ रीडेवलपमेंट में मिलता है। नंबर 3, जो प्रीमियम पे एफएसआई कॉरपोरेशन से खरीदना होता है तो बिल्डर को जो प्रीमियम भरना पड़ता है उसके 50% प्रीमियम सेल्फ रीडेवलपमेंट में होता है। नंबर 4, बिल्डर के पास आप जाते हैं तो आज आपका घर मान लीजिए 500 फुट का है और कल को बिल्डर ने 200 फुट एक्स्ट्रा दिया, तो एक्स्ट्रा 200 फुट के ऊपर आपको मार्केट रेट से स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं तो 500 के जगह में अगर 1500 भी हो गया तो आपको स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1000 रुपया। ये सिर्फ सेल्फ रीडेवलपमेंट को आता है, ये बिल्डर के डेवलपमेंट में नहीं आता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको टीडीआर खरीदना पड़ता है। जो दाम बिल्डर टीडीआर के लिए देता है उसके 50% दाम में सेल्फ रीडेवलपमेंट में टीडीआर मिलता है। आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन एलयूसी टैक्स भरना पड़ता है। जो बिल्डर एलयूसी का टैक्स भरता है उसके 50% में आपको एलयूसी का टैक्स होता है। ओपन स्पेसेस कंडोनेशन की जो प्रीमियम है वो प्रीमियम जो बिल्डर भरता है उससे 50% आपको मिलता है। आप अगर बैंक से कर्जा लेते हैं और उस कर्जे का भुगतान जब करते हैं तो आप इंटरेस्ट जो भरते हैं तो उस इंटरेस्ट पे 4% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है सिर्फ सेल्फ रीडेवलपमेंट को। अगर आप 12% ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो आपको 8% ब्याज देना पड़ता है, 4% गवर्नमेंट देती है। अगर आप 8% पे लेते हैं तो आपको 4% ही देना पड़ता है, बाकी 4% गवर्नमेंट देती है। ऐसे काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। उसका अमल अभी नई मुंबई में नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं कि वो अमल महीने भर में करेंगे। मेरे ख्याल से चुनाव आ रहे हैं तो अमल उसका करेंगे, क्योंकि वोट चाहिए तो उसके बेनिफिट होगा तो उसका अमल शायद करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप रेज कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक्स आपको कर्जा देती हैं। एनबीएफसीज आपको लोन्स देती है। तो फाइनेंसिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको आता है और सारा जो प्रॉफिट जो बिल्डर लेके जाता है वो आपको मिलता है। इस चीज को सेल्फ रीडेवलपमेंट कहते हैं। आप अगर बिल्डर के पास जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान आपका होता है।
आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट में जाएं तो मेरा कोई फायदा नहीं होता, फायदा होगा तो आपका होगा। मैं सिर्फ आपको आपका फायदा किसमें है, आपका नुकसान किसमें है, ये समझाने के लिए आया हूं। और एक बिल्डिंग के कैलकुलेशंस हम करके बताएंगे ताकि आप अपने अपने बिल्डिंग में इसी बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। So this is how self-redevelopment works. Now if you have any questions, please feel free to ask. In our financing, we have 7 schemes. 7 schemes to finance the project. Scheme number 1, whatever you get free, that is free. If you have 400 square feet, you get 800. If you get 500, you get 1,000. That is free. You don't have to pay anything for that. उसके ऊपर अगर आपको कोई एरिया खरीदना हो, मान लीजिए आपका 1 बेडरूम के 2 फ्लैट्स हैं, तो आपको 2 बेडरूम के 2 फ्लैट्स चाहिए, तो उसके ऊपर आपको कुछ खरीदना हो तो जो एक्स्ट्रा एरिया आप खरीदते हैं वो 30% डिस्काउंट में आपको मिलते हैं। अगर आप 16,000 रुपये में बेचते हैं बाहर वाले को, तो उसके ऊपर 4,500 रुपया आपको डिस्काउंट पर स्क्वायर फीट, यानी आपको 12,500 नहीं 11,500 रुपया पर स्क्वायर फीट में आप 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट जितना भी एरिया चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। वो फुल अमाउंट आपको भरना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ उसका 20% अमाउंट भरना पड़ता है, बाकी होम लोन में 8% इंटरेस्ट पे आता है। आप पूछेंगे कि हमारी उम्र 60 से ज्यादा है, हमको होम लोन मिलेगा? हाँ, सेल्फ रीडेवलपमेंट में एज का बात नहीं होता है, फैमिली होम लोन में दिया जाता है। आप बोलेंगे कि मैं रिटायर्ड हूं, मेरी कोई आमदनी नहीं है, मुझे होम लोन मिलेगा? हाँ मिलेगा। फैमिली होम लोन की स्कीम में जो रिटायर्ड है उनके साथ में फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है वो साइन करेगा और उनको लोन सेल्फ रीडेवलपमेंट में दिया जाता है, मिलेगा। दैट इज स्कीम नंबर 1। स्कीम नंबर 2, आपको सेलेबल एरिया में अगर फ्लैट खरीदना है तो जिस दाम पे आप बाहर के लोगों को बेचते हैं उससे 20% डिस्काउंट में आप फ्लैट खरीद सकते हैं। आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके पिताजी के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, anyone who's a class 1 heir can get a flat at 20% discount. That's scheme number 2. Scheme number 3, members, brothers, sisters, members, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Any one of them wants to buy the house, वो 15% डिस्काउंट में मिलेगा। That is scheme number 3. Scheme number 4, first cousins. Members, fathers, brothers, children, members, fathers, sisters, children, members, mothers, brothers, children, members, mothers, sisters, children. Similarly with members, spouse, members, wives, fathers, brothers, children, fathers, sisters, children, mothers, brothers, children, and mothers, sisters, children. Any one of them wants a flat, he'll get 10% discount. That is scheme number 4. Now scheme number 5. Anybody who has stayed in your building earlier and has sold and gone,
अरे आज आपका भला हो रहा है, हमको भी उसके अंदर ले लो. They want to come back and buy a flat. They will get 5% discount. That's scheme number 5. Now scheme number 6. If you do a redevelopment, then who gets which flat, which floor, which side, east, west, all will be on lottery. But you don't want to go by lottery, you want to choice. My birthday is on the 9th, I want 9th floor. My birthday is on 14th, I want 14th floor. I want a Vastu compliant design. Somebody says my kitchen should be facing the east. Somebody says my flat should overlook the main road. So this choice, if you want, you have to pay a deposit of 5 lakhs to the society in advance. That deposit is returnable with interest. It is not like गाड़ी का नंबर 001 लेना है तो 2 लाख रुपया देना चाहिए, वो गया. ऐसा नहीं है. यहाँ डिपॉजिट दे रहे हैं. That deposit will not be used by the society. The society will keep that deposit in fixed deposit in the bank and borrow overdraft on that fixed deposit from the work. This is scheme number 6. Now scheme number 7. After taking care of all the requirement of all the members, whatever is left, every member will get a right to bring a customer for one flat. Sole selling agency will be given to every member. And from the money that you get from the buyer, 2% will be given to you. तो घर बनेगा तो साथ में फर्नीचर का पैसा भी कुछ आ जाएगा. So these are 7 schemes through which you can raise funds for the initial work, and once the initial funds come in, then the rest can come from loans from different banks. But as I see your project, I don't think you will require to take any loans. We will have to do the assessment of demand initially, and if the demand is seen to be good, which I'm sure in this area you are in a prime location, so having a good demand, you can go ahead with that. So your question about the funding has been answered. If both the societies decide, individually we'll make calculations of each society, and whatever benefit the members will get, that will be frozen, and then both will. So हमारा profit वो खा गए, उनका हम खा गए, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपका प्रॉफिट है आपको मिलेगा, उनका प्रॉफिट है उनको मिलेगा. इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट काफी है, पीएमसी की जरूरत नहीं है. बड़े प्रोजेक्ट में पीएमसी की जरूरत होती है. एनी आर्किटेक्ट हु इज रजिस्टर्ड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, you have to invite 5-6 architects. They will make presentation. Your general body will select whoever is the best architect. Can appoint him. Legal advisor. Legal advisor. Legal advisor at this stage, whenever we require the legal advice, we will take the advice of some lawyer. In the project, if anybody is not willing to go with the written sign. To take a stay, the person has to spend 5 lakhs of rupees to go to the court. And court doesn't give stay in self-redevelopment. On the contrary, court
puts a penalty of 50 lakhs on somebody who is opposing a self-redevelopment. This is by law. No, not by law. We have Clauses. got orders against people who have gone to court. पहले तो किसी को भी पैसा सेल्फ रीडेवलपमेंट में निकालना नहीं पड़ता। सीसी से पहले 1 to 7 स्कीम्स में से जो पैसा आता है वो सीसी से पहले काम करने के लिए काफी है। आप सिडको की ओरिजिनल लैंड है हाँ. जो आपको लीज पे दिया हुआ है। लीज इन इटसेल्फ इज अ कन्वेंस। सिर्फ आप सिडको के परमिशन के बगैर अगर आपने ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर्स को रेगुलराइज करना पड़ेगा सिडको के पास। अगर आपने परमिशन के बगैर ट्रांसफर किया है तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश फ्लैग ही होता, क्योंकि बीटी किसने बांधा? बीटी स्टेशन ब्रिटिश ने बांधा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसने बांधा? ब्रिटिश ने बांधा। रेलवे किसने लाए? ब्रिटिश ने लाए। तो काम तो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ऐसा नहीं। फिर क्यों उनको निकाला? इसलिए निकाला कि ये मेरी जगह है, इस पे डिसाइड करने का हक मेरा है। तू कौन होता है बाहर से आके करने का? यही आपको मैं कह रहा हूं कि बिल्डर कौन होता है जो आपकी पहचान का नहीं, आपकी जगह में करने का। आपकी जगह है तो आप करो। None of you, if you go to a builder, are covered by RERA, are protected by RERA. That's why 97% of the population is not protected by RERA. RERA is only a हवा जो इलेक्शन में भाषण देके RERA है, मुझे क्या फायदा है? कुछ नहीं। You are not even covered by RERA. RERA doesn't recognize cooperative housing societies. RERA is only for that person who pays money to the builder and buys a flat from a builder. The agreement between builder and the person who buys the flat is covered by RERA. None of the members of cooperative housing societies are protected by RERA. सोसायटीच्या जनरल बॉडीनी ते पार्किंग कोणाला द्यायचे तुम्ही ठरवायचं। कोणाकडे आहे त्याला काय द्यायचं, कोणाकडे नाही त्याला काय द्यायचं, हे जनरल बॉडीने ठरवायचं। डॉक्टर अपने आभार। मैंने डॉक्टर जी को रोटरी में सुना था और जब हमारी मीटिंग में शुरू हुआ कि रिडेवलपमेंट करना है और सबके फायदे की बात इनसे ही हो सकती है मुझे लगा था, इसलिए मैंने सिर्फ सर को मैसेज डाला कि हमारी सोसाइटी बहुत छोटी है और हम रिडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या आप हमें मार्गदर्शन करेंगे? मुझे सिर्फ 10 मिनट में इन्होंने मैसेज किया कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं अपना मूल्यवान समय आपको दूंगा।